हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। यूपीएससी 2026 जो है बहुत नज़दीक है, ज़्यादा मंथ नहीं बचे हैं। तो पॉलिटी का रिवीजन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मैं कहूँ वो आप अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने जैसा बोला था पिछली वीडियो में कि हम साथ में तैयारी करेंगे, तो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अब इसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो मुझे बताना, क्योंकि इसका पर्पज़ ही यही है कि डिस्कस करते हुए मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आप भी उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सब रिवीजन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, जितना नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या था कि रेगुलेट करना, हमको यहाँ पे सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये विनियमन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अब मैं इसके कुछ मुख्य बिंदु बता देती हूँ। जैसे 1773 का जो रेगुलेटिव, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, और इसी को लाने का कारण था बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा अकाल भी पड़ गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो गया था। लगभग 40,000 पाउंड तो पहले कर्जा लिया था, फिर जो है बाद में भी उन्होंने कर्जा लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने ये देखी कि 40,000 का पाउंड का भुगतान किया गया था, और फिर 1768 में उन्होंने 10 लाख पाउंड का और कर्जा लिया। अक्षम द्वैध शासन भी क्या बोलते लागू किया गया था यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे होगा ये पेज, ये देखिए, अक्षम द्वैध शासन को लागू किया गया था। बंगाल के दीवानी अधिकारों को रॉबर्ट क्लाइव ने प्रशासन की द्वैध प्रणाली शुरू की थी, और राजनीतिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था, और जिससे क्या बोलते बहुत ज़्यादा कंपनी के पास शक्तियाँ थी, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं था उनके पास। पावर थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर उनके पास नहीं थी, और एक तो खराब प्रशासन चल रहा था। बंगाल में पूर्णतः अकाल पड़ चुका था उस समय। मैसूर के खिलाफ हार, कंपनी की जो सेना थी, आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली ने हरा दिया था। और ये बात याद रखना कि शाह आलम के समय दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल चुकी थी। अब देखो, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है, गवर्नर जनरल का नाम जो है, गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, और कार्यकारी परिषद, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया था। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों, ठीक है, और जो बंगाल मद्रास के गवर्नर थे, उन पे क्या हो रहा था कि उनकी जो शक्तियाँ थी वो क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई थी। ये कलकत्ता वाला मैंने बता दिया है। ठीक है, इसका महत्व क्या है 1773 का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा यह पहला कदम था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने अधीन करना था भारत को, तो फिर ये उनके द्वारा पहला कदम माना जा सकता है। और नाम, केंद्रीय प्रशासन के लिए बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, गवर्नरों, बंगाल गवर्नर अधीनस्थ, मतलब गवर्नर बंगाल की जो गवर्नर जनरल था, मद्रास और बॉम्बे के जो है, मद्रास बॉम्बे अधीनस्थ आ गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल के। जो ये रिवीजन क्लास है, तो जो इसने पढ़ा होगा वो अच्छे से देख पा रहा होगा, तो समझ पा रहा होगा। भारत की कंपनी राजनीतिक प्रशासन कार्यों में आधिकारिक तौर पे मान्यता दी थी। अब कमियां क्या थी गवर्नर जनरल का? देखो, जो है सुप्रीम, यहाँ पे ना जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के बीच यहाँ पे क्लैसेस आने लग गए थे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को समझना अनिवार्य है कि हमको यहाँ असंतुलन देखने को मिल जाता है। शक्तियाँ जो हैं को परिभाषित अच्छी प्रकार से नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और वीटो शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी नहीं। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों ने बंगाल की गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया था। अब ऐसा भी हो रहा था कि हम इनके अधीनस्थ क्यों आए भाई,
बंगाल और मद्रास ऐसा बोल रहे थे कि हम इनके अधीन स्थायी, वो उल्लंघन करने लग गए थे इस बात का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्रथम उधर आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 का लिया जा सकता है। हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए। फिर भी हम याद करवा देते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे था, मैसूर के खिलाफ हार 1767 से 69। शाह आलम द्वितीय 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 से। ठीक है, चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से। अब अप्रभावी, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अध्ययन करने के लिए कोई तंत्र नहीं, मतलब अध्ययन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। जो गवर्नर जनरल बनाएगा ना रिपोर्ट, उसकी जो है तंत्र नहीं था अध्ययन करने के लिए। इस प्रकार कंपनी की गतिविधियों में जिस संसदीय नियंत्रण की कोशिश की गई वह अप्रभावी साबित हुई। यह अधिनियम कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ थी। 1781 का संशोधन अधिनियम, देखो क्या हो गया था ना कि अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को परिभाषित तो सही से नहीं किया गया था, इसलिए 1773 के बाद 1781 में 81 में क्या गया था, संशोधन कर दिया गया था। अब कलकत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट था, जो उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या बोलते हैं, अपीलीय शक्ति को कम कर दिया गया। ठीक है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है और इसे टेचेट समिति की नियुक्ति होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स बंगाल बिहार उड़ीसा के प्रशासन के बारे में जानने के लिए टेचेट समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मार्ग प्रशस्त करती है। देखो, गवर्नर जनरल की इसकी परिषद और कंपनी की सेवकों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता के कृत्यों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से क्षेत्र से छूट दे दी गई, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, राजस्व मामले जो है राजस्व मामले संबंधित मामलों अदालत के क्षेत्र का छूट दे दी गई। मतलब अब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट राजस्व मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था न्यायालय को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि क्या जो है अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब GGIC में या ऐसे याद करो, गवर्नर जनरल इन काउंसिल GGIC में क्या होगा, अपीलीय सुनवाई होगी। विनियम अधिनियम जो है काउंसिल का को प्रांतीय न्यायालयों परिषदों के लिए नियम तैयार करने का अधिकार दिया। परिभाषित क्षेत्र जो अदालत क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू होता है। हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार, मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। मतलब हमने 1773 देख लिया है और 1781 में इसका संशोधन देख लिया है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ये रिवीजन क्लास है, ज़्यादा इसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम 1700 जस्ट सेकेंड। अच्छा, यहीं पर है पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो पिट्स ये जो है PM थे और बहुत यंगर PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती संपत्ति ने वाणिज्य ईस्ट इंडिया कंपनी, सीधे सीधे बता देते कि यहाँ पे इसमें पिट्स इंडिया कंपनी में क्या हो रहा था, मतलब सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हो रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हो गया कि प्रशासन से संबंधित जिम्मेदारियां होंगी, वाणिज्य से संबंधित, और बोर्ड ऑफ आपका क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको राजस्व से संबंधित चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, ये देखो ये कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था और डायरेक्टर जो है वाणिज्यिक मामलों को दिन प्रतिदिन प्रशासन के प्रबंध का, आई होप शायद मैंने उल्टा बोल दिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो नियंत्रण बोर्ड था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्य से संबंधित था, मतलब ये नियंत्रण करेगी, ये वाणिज्यिक मामले संबंधित मामले देखेगी। इस प्रणाली में ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधित्व नियंत्रण, देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, अब देखो मुझे अब हिट करेगा माइंड में कि हाँ ऐसा उल्टा मतलब उल्टा बोल दिया था मैंने करके, तो इंसिडेंट याद रहते हैं। इस प्रणाली में ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधित्व नियंत्रण बोर्ड द्वारा और कंपनी प्रतिनिधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। संरचना एवं परिवर्तन, गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्य बनाया गया था।
वहाँ पे क्या था 1773 में 4 सदस्य बना दिया था, 4 से अब यहाँ पे 3 कर दिया गया पिट्स इंडिया वाले में एक्ट में। और कमांडर भारत का जो ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा। संपत्ति का खुलासा जरूर करना होगा आपको इसमें। कार्यों का सीमांकन अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों का अंतर किया। ब्रिटिश बोर्ड राजनीतिक मामलों देखभाल करेगी, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक कार्यों को देखेगी। ब्रिटिश संपत्ति भारत में कंपनी के क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार 1984 के पिट्स इंडिया एक्ट में भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। प्रत्यक्ष नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण दिया गया। इस प्रकार कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। ये इसको समझो आप, ये वाला, ये जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। पहले जो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सीधा अब प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर सकती थी भारतीय प्रशासन पे, लेकिन अब वो एंटर हो रही है धीरे धीरे, भारतीय के प्रत्यक्ष प्रशासन कर रही है वो अब, ठीक है। और कंपनी भी उसके अब अधीनस्थ हो गई है। क्राउन का अधिकार, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार नागरिक सैन्य प्रशासन में स्थापित किया गया। हालांकि वाणिज्यिक गतिविधियों पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार है, ठीक है। वाणिज्यिक गतिविधियों पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार है। हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ना है। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को घटाकर 3 कर दिया गया। टाई होने पर किसी भी संभावना को हटा दिया गया। अंतिम अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहा। देखो क्या होता था ना, 1773 में 4 सदस्य थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हो गया, 1784 में 3 सदस्य बना दिया गया। अब ये 1773 में 4 सदस्य होने के कारण जो काउंसिल थी उसमें क्या होता है, अगर 2 और 2 वोट हो गए तो ये टाई हो जाता था और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोटिंग मतलब एक्स्ट्रा वोट देने का अधिकार नहीं होता था, कास्टिंग वोटिंग देने का। तो इसमें ये कर दिया कि 3 सदस्य कर दिए गए। और अब फिर ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल है उसका जो मतलब ऑरा है, कह सकते हैं एक तरीके से, कि उसकी शक्तियाँ ज़्यादा हुई कि अंतिम निर्णय जो होगा उसी का होगा। इसकी कमियां भी थी, अब ऐसा नहीं कि अच्छी बात ही होगी। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कई बदलाव लाने के बावजूद पिट्स इंडिया एक्ट में भी कमियां थी। स्पष्टता की कमी, सरकार नियंत्रण और कंपनी शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं थी। मतलब गवर्नमेंट और कंपनी की जो शक्तियां थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच, बंगाल गवर्नर की शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है सरकारी नियंत्रण और कंपनी के बीच यहाँ पे स्पष्ट तरीके से विभाजित और उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं गए थे। दोहरी जवाबदेही, गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन दोनों के लिए कार्य करना होता था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य थे। सत्रह सौ चौरासी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। इसे पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री विलियम पिट के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अब है 1786। अब देखो यहाँ पे परिस्थिति को समझो। भारत का प्रशासन सफलतापूर्वक नहीं चल रहा था, तो पिट बहुत परेशान था। इसीलिए उसने कार्नवालिस से अनुरोध किया कि इंडिया चले जाओ भाई, वहाँ देखो। लेकिन कार्नवालिस ने शर्त ये रखी कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन मुझे कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों बन के भारत जाना है, ताकि उसकी जो शक्ति है वो क्षीण ना हो सके। जो कमियां थी उसको कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियाँ प्राप्त हो गई। तो विलियम पिट का जाओ भाई करो। गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार करने के लिए ये 1786 में पहुंच गए हैं। 1773 हो गया है, 1781 संशोधन भी हो गया है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब हम 1786 2 साल बाद जो कार्नवालिस से वो जा रहा है भारत, कमांडर इन की मैंने बता दिया है। लॉर्ड कार्नवालिस विशेष मामले परिषद के ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया। परिषद के जो काउंसिल थे उसको ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया। इस शक्ति को सभी गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। 1793 चार्टर का अधिनियम, इस ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया।
इस अधिनियम ने अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया, यानी 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया व्यापारिक एकाधिकार को। और अधिभाव लॉर्ड कॉर्नवालिस परिषद पे दी गई अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, लॉर्ड जो परिषद की अधिभावी शक्ति थी वो अगले गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे अधीनस्थ प्रेसिडेंसी पर व्यापक शक्तियां दी। अनिवार्य अनुमोदन गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य है। गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय जिम्मेदारी। कंपनी को अब भारतीय राजस्व से कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसके अलावा कंपनी को मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को अब भारतीय राजस्व से कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसके अलावा कंपनी को ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब भारतीय राजस्व से ही हम क्या देंगे, उनको पैसे देंगे अब। ठीक है, कंपनी के भारतीय राजस्व में से कर्मचारी हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भुगतान के लिए हमको देना। ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक जो गवर्नमेंट है उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कार्यों का पृथक्करण। अधिनियम ने कंपनी के कार्यों को राजस्व प्रशासन, न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया। राजस्व प्रशासन अलग और जुडिशरी जो वर्क है उसे अलग कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल वर्क भी मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग और जुडिशरी वर्क को भी अलग, यानी कि राजस्व प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1813 यूरोप में, अब इसकी कहानी सुन लो। 1813 में नेपोलियन ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि जो ब्रिटेन है उससे बिल्कुल भी व्यापार नहीं, उसने बिल्कुल लॉक कर दिया था मतलब यूरोप को, तो नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि चाय और चीन से व्यापार का एकाधिकार कायम रखा और बाकी में कर सकते थे व्यापार। एकाधिकार सारे उसमें छोड़ दे, बस चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। संप्रभुता, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। अब धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ, इससे ईसाई, यहाँ पे ईसाई मिशनरी आने लग गई। मतलब धार्मिक गतिविधि मतलब प्रसार कर सकते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना, इसमें स्थानीय सरकारों को करों का भुगतान न करने के मामले में लोगों को दंडित करने सहित लोगों पे कर लगाने का अधिकार है। यानी क्या, स्थानीय जो सरकार थी उसमें करों का भुगतान अगर नहीं किया गया तो दंड दे सकते हैं। अधिनियम का महत्व। इतिहासकार गौरी विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक मास्टर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट में 2 प्रमुख एक मिनट पूरा देखना पड़ेगा, पूरा नहीं है ना, एक सेकंड में देख लेती हूँ। गौरी विश्वनाथ का स्टेटमेंट, हाँ मास्कस, ठीक बोला मैंने। मास्कस ऑफ कॉन्क्वेस्ट में 2 प्रमुख परिवर्तन की पहचान है जो ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को अधिनियम के परिणाम स्वरूप आई। अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए एक जिम्मेदारी की धारणा, मिशनरी गतिविधियों पर नियंत्रण में छूट। विश्वनाथन के अनुसार सांसद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को भव्य जीवन शैली, कंपनी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के निर्गम शोषण से चिंतित थे। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों को बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर शासन करना चाहिए और भारतीयों के कल्याण एवं सुधार की मांग करते हुए अन्याय को दूर करने का काम करना चाहिए। ये बस ऐसे ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं स्टेटमेंट दे सकते हैं आप। तो 1833 में क्या होता है, 1833 पे 20 वर्षों के लिए और व्यापार बढ़ा दिया जाता है। 1833 के अधिनियम के बाद हेलेना अधिनियम आता है, 1833 का नाम दिया गया। ठीक है, 1833 इसमें विशुद्ध रूप से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथों में शक्तियों को केंद्रित कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास की गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विशेष विधायी शक्तियां दी गई। अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक और सदस्य जोड़ दिया। इसे नए सदस्य को लॉ मेंबर कहा गया, जिसका काम पूरी तरह विधायी है। इसने कानून के संहिताकरण के लिए एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। खुली प्रतियोगिता, परंतु ये लागू नहीं हो पाई थी। निवासी, इसने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे दी। अधिनियम का महत्व, केंद्रीकरण का चरम, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित करने के भारतीय प्रशासन केंद्रीकृत पे पहुंच गया, यानी सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो गया। क्राउन के ट्रस्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन का ट्रस्टी बना दिया गया। पहला विधि आयोग, भारत का पहला विधि आयोग गठित हुआ। भारतीय दंड संहिता IPC, जिसे आज दूसरे नाम से जाना जाता है, उस पर नहीं जाना है अभी हमको, ठीक है। IPC की मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था, जिसे बाद में 1807 में अधिनियमित किया गया। 1833 अधिनियम के भारतीय सरकार का दासता का उन्मूलन, दासों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रावधान किया गया। 1843 में कार्रवाई की गई। अधिनियम के ये देखो 87 में कहा गया, धर्म, जन्म, स्थान, वंश, रंग जिसमें किसी कारण से कंपनी की सेवा किसी भी स्थान के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। भारतीयों को नागरिकों एवं सैन्य सेवा में उच्च पदों पर बाहर रखा गया। इससे आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, मुझे तो आ रही है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो हमको जो है यहाँ पे देखना, देखो 14 में क्या था कि समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि की समानता, जो दो चीज़ें थी वहाँ पे टर्म। फिर एक 15वां आर्टिकल आता है जो धर्म, मूल, लिंग, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड कुछ याद आ रहा होगा आपको, आर्टिकल मतलब 15 जो है उससे रिलेटेड यहाँ याद आना चाहिए आपको, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम, आज्ञा पत्र, यह अधिनियम मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई, क्योंकि इससे बंगाल के पक्ष में निर्णय को बढ़ावा मिला। इस दौरान सत्ता के विकेंद्रीकरण और प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने का भी आह्वान किया गया। कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं, इसे ब्रिटिश क्राउन के विश्व भारतीय क्षेत्र पर कब्जे को बनाए रखने की अनुमति, लेकिन इसमें किसी विशेष अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया। व्यापार जो 20-20 साल बढ़ रहा था, अब उसको 20-20 साल नहीं, उसको मतलब पता नहीं मतलब कब तक बढ़ाएंगे, तो अनिश्चितता थी इसमें। 1853 कार्यों का पृथक्करण, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों में पहली बार अलग कर दिया गया। विधायी कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 6 नए सदस्यों को विधान पार्षद के रूप में जोड़ा गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के रूप में पूर्ण सदस्य के रूप में प्रोन्नत किया गया। खुली प्रतियोगिता, सरकार को कानून का मसौदा तैयार करने में लागू करने के लिए मेधावी सिविल सेवकों की आवश्यकता थी, इसलिए इसने भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करी। यहाँ से शुरू हो गई। स्थानीय प्रतिनिधित्व, पहली बार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उच्च पश्चिमी प्रांतों, स्थानीय सरकारों और 4 सदस्यों के रूप में विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व लागू किया गया। संसद महत्व, संसदीय सरकार की नींव, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी शाखा ने ब्रिटिश संसद के मॉडल पर संसद के रूप में कार्य किया। इस प्रकार अधिनियम ने सरकार के अधिक संसदीय रूप को नींव के रूप में कार्य किया। यहाँ पे जो पार्षद है, कंपनी के प्रभाव की कमी, पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए समय अवशिष्ट निर्दिष्ट नहीं थी, जो मैंने पहले बता दिया। इस प्रकार इसे किसी भी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा निदेशक मंडल में जब 6 सदस्य क्राउन द्वारा नामित थे, इस प्रकार अधिनियम कंपनी के प्रभाव कम हो गया। भारतीय सिविल सेवकों का जन्म, भारतीय
का समावेश हुआ। भारतीयों को शामिल करने की दिशा में यह पहला कदम था। हमने अब 1773 से 1858 तक देख लिया है। 1858 यहाँ पे स्टार्ट होगा। भारत शासन अधिनियम 1858, सीधे प्रावधान पे चलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया। सीधी सी बात है। नया पद वायसराय का आएगा। वायसराय का आएगा अभी। भारत के राज्य सचिव का नाम एक नया पद स्थापित किया गया और उसके पास भारतीय प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण और अधिकार था। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जिसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति था। वह ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के संचार का चैनल था। 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई, सलाहकारी परिषद। अभी देखिए वायसराय आ गया। वायसराय का नाम बदल दिया गया, लॉर्ड कैनिंग बन गया था। प्रत्यक्ष शासन, यहाँ पे इस अधिनियम के बाद भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया और मशीनरी में सुधार की यहाँ पे व्यवस्था होने लगी। ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि प्रशासन चलाने में भारतीयों की मदद प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इस संयोग की नीति का पालन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित करे। भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1833 के चार्टर के अधिनियम के माध्यम से सत्ता का केंद्रीकरण चरम पे पहुंच गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया और सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल है। बॉम्बे और मद्रास विधायी शक्तियों का बहाल किया गया। प्रतिनिधित्व की शुरुआत। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय समायोजन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी। मतलब 1861 से भारतीय प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं बना रहा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को चुना। नए विधायी निकाय, इसमें बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब के नए विधायी निकायों का निर्माण कराया गया। अध्यादेश की शक्ति भी 1861 में ही हमको देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें आधुनिक कैबिनेट प्रणाली का समान पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। यह प्रणाली कुछ हद तक आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के समान काम करती है। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों ने सरकार के कामकाज में विभिन्न हिस्सों को प्रभार लिया। अब ये आपको आलोचना है, सीमित चर्चा, सीमित दायरा, सीमित प्रतिनिधित्व, सीमित शक्ति। तो इसको हम देख लेते हैं। अधिनियम का महत्व क्या था। इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़ के प्रतिनिधि संस्थाओं में शुरू को चिन्हित किया गया। इसमें कंपनी के शासन के तहत केंद्रीकरण की नीति को उलट कर दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू किया गया और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सीमित चर्चा, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विधान परिषद में किसी भी वित्तीय मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। बजट जैसी महत्वपूर्ण मामले परिषद में नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा इसके पास कार्यकारी कार्यों में चर्चा करने की कोई शक्ति नहीं थी। यानी कि मतलब सरकार से अनुमति लिए बिना विधान परिषद में वित्तीय मामले पर चर्चा नहीं हो सकती है। और दायरा इसका सीमित इसीलिए है क्योंकि बजट जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात ही नहीं हो पा रही है। सीमित प्रतिनिधित्व, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्ति भारत में केवल कुलीन वर्गों को दी जा रही थी। सीमित शक्तियां, विधेयक को पारित होने के लिए वायसराय की मंजूरी आवश्यक थी। इस जैसे राष्ट्रपति को हम विधेयक देते हैं तो उसके सिग्नेचर आवश्यक होते हैं ना, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से विधेयक मतलब गवर्नर जनरल जब तक वायसराय को जब मंजूरी नहीं देगा जब तक, और राज्य सचिव को वीटो भी किया जा सकता है, वायसराय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। यहाँ पे से लिखा है ना, इसमें पूरी लाइन पढ़ देती हूँ। विधेयक को पारित होने के लिए वायसराय की मंजूरी आवश्यक थी। इसे राज्य सचिव द्वारा वीटो किया जा सकता है, भले ही वायसराय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। 18 मतलब राज्य सचिव का पद हमको यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है।
1861 के बाद यहाँ पे प्रावधान गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि, यानी भारतीयों को लेना ज़्यादा वृद्धि हो रही थी। 1892 में सशक्त विधान परिषद की भूमिका विस्तार। इसने बजट पे चर्चा करने के लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन प्रश्न पूछ सकते थे। सिफारिश की जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार वाणिज्य भारतीयों को प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य होने की सिफारिश कर सकते थे। चुनाव प्रक्रिया एक संकीर्ण अर्थ में अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सीटों की चुनाव से भरना संभव बना दिया। हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। अधिनियम का महत्व भारतीयों की संख्या में वृद्धि ही देखने को मिल रही है। 1819 बंगाल का विभाजन हो चुका था। उस वक्त मामूली रियायतें, कांग्रेस के भीतर के नेता सरकार द्वारा दी जाने वाली मामूली रियायतों से नाखुश थे। 1892 में परिषद अधिनियम ने संसदों को बजट पे आवश्यक शक्ति दी और पूरक प्रश्न पूछने का यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रावधान दे दिया गया। कांग्रेस की मांगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में कांग्रेस में पहली बार होम रूल स्वराज की मांग रखी। लिबरल पार्टी जीत की थी। शिमला प्रतिनिधिमंडल आगा खां यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको भी निर्वाचन मंडल चाहिए था पृथक। यहाँ पे प्रावधान क्या थे? परिषदों का बहुमत सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी बहुमत बनाए रखा। विस्तारित विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद को 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई और प्रांतों में अलग अलग थी ये सब। पहली बार वायसरॉय गवर्नर भारतीयों को अपनी संबंधित कार्य परिषद में शामिल। सत्येंद्रनाथ सिर्फ वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय थे। पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की अवधारणा पेश की गई। इसके तहत मुसलमान सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जा सकता था। लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसरॉय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। अधिनियम, भारत को पहली बार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता दी गई। सांप्रदायिकता, इस अधिनियम में फूट डालो राज करो की नीति को ज़्यादा अपनाने को देखने को यहाँ पे मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ पे सीधे प्रावधान देखिए। यहाँ पे जो है बजट का पृथक्करण कर दिया गया, मतलब प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट अलग। और विधायी शक्ति, केंद्र और प्रांतों की विधायिका के विषयों को अपनी सूचियों में कानून बना सकती थी। न केंद्र अलग बना सकते, प्रांतीय अलग बना सकते कानून अपना। बजट भी अलग कर दिया गया था। हस्तांतरित विषय और अनारक्षित विषय, यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। 1900 में लियोनोस कार्टियस ने ब्रिटिश अधिकारी लेख द्वारा द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसका नाम याद करो, लियोनेल कर्टिस। और हस्तांतरित विषय में थे आपके शिक्षा, स्थायी सरकार, स्वास्थ्य, आबकारी उद्योग, ये सब चीज़ें थी। और अनारक्षित कानून, सिंचाई, ये थी। द्विसदनीय व्यवस्था भी यहीं से शुरू हुई। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी यहीं से हुई। वायसरॉय कार्यकारी परिषद, कमांडर इन चीफ के लिए 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। इसमें मुसलमान नहीं थे, ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय, सिख थे। भारत के लिए उच्चायुक्त, लंदन में भारत उच्चायुक्त नामक एक नया पद सृजन कर लिया गया था और सचिव के लिए कर्तव्यों का हिंसा हस्तांतरित विषय कर दिया गया था। यहाँ पे साफ दिख रहा होगा आपको। 19 नहीं समझ आया तो दोबारा बता देते हैं। द्वैध शासन यहीं से आया, संसदीय व्यवस्था यहीं से, अनारक्षित आरक्षित विषय, केंद्र बजट को अलग कर दिया गया, विधायी कार्य को अलग कर दिया। वायसरॉय कार्यकारी परिषद, कमांडर इन चीफ ने 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्या बोलते हैं, आपको प्रांतीय स्वायत्तता को देखने को मिलेगा। केंद्र में द्वैध शासन इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया, यानी संघीय विषयों पर हस्तांतरित आरक्षित विषयों में विभाजित कर दिया। वहाँ प्रांतों में द्वैध शासन होगा 1919 में।
हाँ, यहाँ पे प्रांतों में ध्यान रखना, 1919 में प्रांतों में है और यहाँ पे केंद्र में है। ठीक है। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मद्रास और यहाँ पे क्या होता है, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। शक्तियों का विभाजन, इसमें केंद्र और प्रांतों में केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची हुई का जो है यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वायसराय के पास ही रखी है। देखो इसको हाईलाइट कर लो, वायसराय के पास ही थी अवशिष्ट शक्तियाँ। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाई गई 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का उन्मूलन कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, समाप्त। अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में रियासतों की इकाइयों के रूप में मिला एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। हालांकि यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका क्योंकि इसमें कोई शामिल ही नहीं हुआ। ठीक है। और देखो 1935 में ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक बना था। भारतीय रिजर्व बैंक भी इसी में बना था। और महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना, और जो है 14% आबादी वाले, 14% आबादी नहीं जो है इसमें वोट किया था, वो शिक्षित नहीं था कोई भी। ये मैंने बता दिया। मताधिकार का विस्तार, लोक सेवा आयोग की यहाँ पे क्या होता है, प्रांतीय और संघीय दोनों लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1947 ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे वो, तो डोमिनियन स्टेट तो हमको चाहिए ही नहीं था। भारत का विभाजन हो गया, ब्रिटिश पदों का समापन हो गया, ब्रिटिश उत्तरदायित्व का अंत हो गया। सी राजगोपालाचारी अंतिम वायसराय थे भारतीय। सिविल सेवा शाही उपाधि का अंत हो गया। 10 और फिर जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक एक भाषण दिया था। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ, ये मैंने बता दिया था, गवर्नर जनरल को उन्होंने अवशिष्ट शक्तियाँ दे दी थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1950 किसे में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। ये है 2016 में क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया गया था। चर्चा कीजिए। बहुत कुछ हमने 1900 मतलब संविधान का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा 1935 से लिया गया देखने को मिलता है, क्योंकि द्विशासनीय व्यवस्था, प्रांतों की स्वायत्तता, ये सब कुछ हमको वहीं से तो देखने को मिलता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, मेरे रिवीजन का थोड़ा फास्ट हो गया था लास्ट में, लेकिन ये रिवीजन है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिर 81 में संशोधन पढ़ा, फिर आया पिट आया, फिर आया कार्नवालिस आया 86 में, फिर 1786 के बाद ये चीज़ें चलती रही। 1786 के बाद 1793 आया, 93 के बाद 1813 आया, 1813 के बाद 1833 आया, 1833 के बाद 1853 वाला आया। ठीक है। फिर 1853 के बाद मुझे देखने को मिलता है 1858 का। 1858 में 3 चीज़ें आई, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। फिर 1919 का अधिनियम के 1909 का अधिनियम फिर यहाँ 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम के बाद जो है 1935 का अधिनियम आया। ठीक है। 1935 का नहीं, फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इसकी जो है परिस्थितियाँ हमको याद रखनी है। तो मैं बता देती हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मुख्य बिंदु बता देती हूँ। और 1781 संशोधन हो चुका था। 1784 पिटजी जो हमारे थे PM थे। फिर कार्नवालिस आ गया था। कार्नवालिस आने के बाद मतलब फिर उसके बाद और भी चीज़ें आई आगे को। कमांडर इन चीफ भी उसे बना लिया गया था। और द्वैत शासन कब लागू हुआ, 1919 में हुआ। और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब बोला गया था, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र विलियम पिट में ही पढ़ा था हमने। ठीक है। 1784।
ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। पोर्टफोलियो प्रणाली हमको देखने को मिलती है, कहाँ पे देखने को मिलती है हमको 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली हमको देखने को मिलती है। बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव उसी में थे। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा वाला नहीं बताया मैंने एक आपको, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी जो है कार्यकारी परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे 1909 में। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हम ऐसे रिवीजन करते रहेंगे। और अगला जो है हमको मतलब जल्दी जल्दी चैप्टर कर लेंगे इकोनॉमिक्स के, सॉरी पॉलिटी को रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। बाय।